नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू इस जीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आइए हम एक नया सिलेबस को पढ़ते हैं। आज पार्ट फर्स्ट है, ज्योग्राफी को लेके आए हैं। जैसा कि आपके विद्यालय में पढ़ाई होती है ज्योग्राफी का, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे। आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि विद्यालय में पढ़ाई होती है। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये भारत भूमि एवं लोग है, यानी कि सबसे पहले हम ये इस बुक के बारे में समझेंगे। ये बुक क्या है? तो ये बुक जो है बिहार बोर्ड से संबंधित है। बिहार में जितने छात्रगण हैं उन सभी के लिए ये बुक ज़रूरी है, नेसेसरी है। इसी से संबंधित क्वेश्चन करा जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा, बच्चों से पूछा जाएगा, बच्चों को बताना होगा। चलिए अब बात करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास जो होगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आप इसके माध्यम से क्लास को आगे पढ़ सकेंगे। वैसे आपको पता चल जाएगा आज के क्लास में कि कितना अच्छा से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। यदि चीज़ें समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारत भूमि एवं लोग, यानी कहने का मतलब है कि जिस देश में आप रहते हैं वो देश तो भारत है, ये आप समझ रहे हैं। यानी कि भारत और भारत के भूमि के बारे में और भारत में रहने वाले लोग के बारे में इसको पढ़ा जाएगा। और सबसे पहले ये हम जान ले कि ये कक्षा 9 का बुक है, 9 क्लास बिहार बोर्ड का बुक है और भूगोल का बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यानी कि आप ये जान चुके हैं अब तक कि क्या क्या पढ़ा, इसमें क्या क्या पढ़ना है। भारत के बारे में यानी अपने देश के बारे में पढ़ना है, भूमि के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हमारी जो भूमियाँ हैं कितने प्रकार की होती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है, और लोग जो होते हैं कैसे कैसे लोग होते हैं, लोग का रहन सहन क्या है, ये सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट द टॉपिक पे आते हैं। देखिए ये वही एकदम बिल्कुल बुक है जो आपके किसी भी विद्यालय में चलाया जाता है। इसी बुक को पढ़ते हैं हम सब, हम भी पढ़े हैं इसी बुक को। और अभी बिहार बोर्ड का कोई नया बुक नहीं आया है, यही बुक चल रहे हैं। ये बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, इसका अभी 26 रुपीज़ दाम है, आप ले सकते हैं। चलिए हम एकदम देखते हैं, लाइन बाय लाइन टॉपिक पे आते हैं। जहाँ पे समझ में ना आए उसे रोक के पीछे करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यानी कहने का मतलब है कि जो भारत देश है वह विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी जितनी भी संस्कृति है उसमें से एक है। अब संस्कृति क्या होता है? यानी कोई भी देश जो आने वाले भविष्य में जो प्राचीन काल से चली आ रही है परंपराओं, रूढ़िवादी परंपराओं कह लीजिए या फिर जिसी भी परंपरा कर लीजिए, उसी को क्या बोला जाता है? संस्कृति। नहीं कहा जाता है कि हमारे संस्कृति की देन है जो आज तक चली आ रही है। यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा जो वस्तु बनाई गई है बस उसी वस्तु में हम कुछ नया करते जा रहे हैं। यानी उसे क्या कहते हैं? संस्कृति। यानी रहन सहन, लोग कैसे रहते हैं, ये चीज़ कह रहा है। यानी प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक माना गया। आगे देखते हैं। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। यानी कि भारत की जो संस्कृति है अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी। यानी कि सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह केवल भारत में ही विकसित हुआ था। यहाँ पे लिख रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो भारत में ही विकसित हुआ था। अब आगे देखिए, बिहार में स्थित वैशाली। यानी कि बिहार में स्थित है वैशाली, एक ज़िला है।
यह विश्व का पहला गणतंत्र राज्य है। अब गणतंत्र के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले गणतंत्र होता क्या है। जिस देश का अपना संविधान हो, जिस देश का अपना संविधान हो वह देश क्या कहलाता है, गणतंत्र देश होता है। यानी नियम और कानून, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो संविधान का मतलब क्या होता है, ऐसा एक कानून व्यवस्था जिस पर पूरे देश टिका हुआ है। इस कानून व्यवस्था पे क्या होता है कि पूरा देश टिका हुआ है। वह क्या कहलाता है, मतलब कि वह कानून व्यवस्था क्या कहलाता है, यानी कि जिस देश पे एक संविधान बना है, यानी कि लिखा गया है और उसी कानून पर पूरा का पूरा लोग चलता है, तो उसे गणराज्य बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं। ये यहाँ पे लिखा है स्थित वैशाली, यानी कि बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य बना था। जो आप जानते हैं कि लिच्छवी नरेश जो थी उसके प्रजापुत्री के 2 पुत्रियों को सभा और समिति हुआ करती थी, उसे ही माना जाता था। यानी कि पहला गणतंत्र का शुरुआत कहाँ हुआ, तो यह बिहार में हुआ। भारत के राज्य है बिहार, और इसी बिहार राज्य में एक ज़िला है वैशाली, यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं। तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 संघ शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य, जिसमें हर एक राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। और बात करें हम 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबसे पहले जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है। वैसा एरिया, वैसा क्षेत्र जहाँ पे मुख्यमंत्री का कंट्रोल ना हो, राज्यपाल का कंट्रोल ना हो, वैसे क्षेत्र को सरकार जो होती है वह निजी क्षेत्र में रखती है और वहाँ पे उप राज्यपाल नियुक्त करती है। उससे वैसे क्षेत्र को हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं, या दूसरे भाषा में अगर कहें तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे नियम और कानून को फॉलो कराना मुश्किल होता हो, यानी उस एरिया को कंट्रोल करना मुश्किल होता हो, उस एरिया को कंट्रोल करना यानी कि व्यवस्थित करना मुश्किल होता हो, उसे एक निश्चित एरिया क्षेत्र में बांट दिया जाता है और उस पर डायरेक्ट केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। वैसे क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार होते हैं और वैसे क्षेत्र को हम संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हैं। वहाँ पे कोई भी अनहोनी होता है या फिर कोई भी कहानी होता है तो डायरेक्ट एक्शन कौन लेगा, तो केंद्र सरकार लेगा। भारत जो है केंद्र और राज्य में बटा हुआ है, यानी कि केंद्र सरकार अलग है और राज्य है, राज्यों का समूह है। यानी कि भारत जो है 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों का एक देश है। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप बातों को समझ गए होंगे। चलिए तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि वैशाली विश्व का पहला गणराज्य बना। अतः अब देखिए यहाँ से, अतः भारत विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए, विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया है। यानी कहने का मतलब विश्व में एक ऐसा देश है भारत जिसके नाम पे हिंद महासागर का नाम रखा गया है। यानी कि अब आप क्या समझेंगे कि ये जो है महासागर का नाम रखा गया है। अभी सबसे पहले ये जानिए कि महासागर होता क्या है। जल का वैसा क्षेत्र जिसका ना ही कोई ओर हो और ना ही कोई छोर हो, यानी कहने का मतलब ना कोई शुरू हो और ना ही कोई अंत हो, वैसे जल के एरिया क्षेत्र को हम महासागर का दर्जा देते हैं। तो ऐसे हमारे पूरे पृथ्वी पर पाँच महासागर है, जिसमें से एक महासागर हमारे हिंद महासागर है जो दक्षिण भारत से लगा हुआ है और इस हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। आप अब ये बताएंगे कि भारत में किस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। कहने का मतलब है
कि कौन से ऐसे महासागर है जो भारत के नाम पर रखा गया है, यानी अपना देश के नाम पर रखा गया है, तो आप क्या कहेंगे? हिंद महासागर है जो हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया। अब बात कर लेते हैं हम कि हमारे देश के कितने नाम हैं और ये किस राज्य से संबंधित है। तो भारत में एक ऐसा राज्य है बिहार। बिहार जिस राज्य में आप रहते हैं, तो बिहार जो है, और इसी बिहार नाम से भारत के नाम का पता चल जाता है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसके नाम के हर एक अक्षर से, यानी कि हर एक वर्ड से एक एक देश का नाम बनता है। जैसे अगर हम बात करें, भारत का 5 नाम है, जैसे कि महासागर भी 5 और नाम भी 5 भारत का। तो देखते हैं, बी से तो भारत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, भारत, बी से भारत हो जाएगा, बी से भारत हो जाएगा। और आई, आई जो है, आई से इंडिया हो जाएगा, इंडिया, ठीक है। और एच से हिंदुस्तान हो जाएगा, एच से हिंदुस्तान हो जाएगा, एच से हिंदुस्तान हो जाएगा। और बात करते हैं ए, ए से आर्यावर्त हो जाएगा, ए जो है यहाँ पे ए से आर्यावर्त हो जाएगा। अब देखिए, एक मिनट, इसको हटाते हैं पहले। ए से क्या हो जाएगा? आर्यावर्त। अब आर्य जो भारत में आए थे, आर्य जो भारत में आए थे, तो इन्होंने भारत को आर्यावर्त नाम दे दिया, ठीक है, आर्यावर्त। और आर जो है, ये भारत में एक नदी बहती थी, रीवा, तो इसी के नाम पर भारत का नाम रीवा भी रख दिया गया है। यानी कि अभी कहने का मतलब है कि भारत को सिर्फ 4 नामों से लोग जानते हैं, जो कि बी से भारत, और आई से इंडिया, और एच से हिंदुस्तान, और ए से आर्यावर्त। ये 4 नामों से जानते हैं। अक्सर लोग रीवा नाम नहीं जानते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसके नाम से भारत के सारे नामों को वर्णन मिलता है, तो ये बिहार हो जाएगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया है। तो ये महासागर के नाम आप समझ गए हैं। अब कहिएगा आप कि गुरुजी ये बताइए कि कितने महासागर है? तो 5 गो तो आप बताइए दिए हैं, 3 महासागरों का नाम भी हमें बता दीजिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। देखिए, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर है। और दूसरा सबसे बड़ा है अटलांटिक महासागर, और तीसरा सबसे बड़ा है हिंद महासागर, और चौथा है अंटार्कटिक महासागर, और 5वां है आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हो गए। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। महासागर का टॉपिक जब आगे आएगा तो इसको और हम विस्तार से देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, यह दक्षिण, यानी कि ये जो है हिंद महासागर है, यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, यानी दक्षिण भारत से लगा हुआ है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति किया है, यानी कि बहुत अच्छा किया है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है और आप अकेले हैं, तो आप कितने आराम से मौज मस्ती कर लेंगे, उस पैसा का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन वहीं समझिए कि आपके भाई को भी देना पड़ेगा 5 रुपया, तो क्या आप उतना मनमानी कर पाएंगे जितना कि आप अकेले करते थे? नहीं कर पाएंगे। आपका उत्तर होगा नहीं सर। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ जाएगा भारत में, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अब आबादी बढ़ जाएगी, तो इसमें भोजन भी ज़्यादा चाहिए, लोगों को खाने की चीज़ें ज़्यादा चाहिए, वस्त्र ज़्यादा चाहिए। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत के जो सर्वांगीण विकास है वो बाधक सिद्ध हो रहा है। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम। अब बात कर ले हम भारत की स्थिति के बारे में हम देख लेते हैं। भारत एक विशाल देश है, ये तो आप जानते हैं।
इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए ये गोल का चिन्ह दिया गया है, ये गोल वाला, इसे डिग्री के नाम से जाना जाता है, डिग्री कहा जाता है, डिग्री। और ये एक कॉमा सा ऊपर जो दिया है ये वाला, इसे हम मिनट कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डिग्री और मिनट आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। देखिए भारत एक विशाल देश है, इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, यानी उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूरब से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होने लगता है, यानी हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम ये जान लें कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं, इसके बाद में हम भारत के बारे में और चर्चा करेंगे। चलिए देखिए अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए कि एक हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। अब इस अर्थ को हम इसे थोड़ा सा हम इस साइड कर लेते हैं। ये जो हमारा अर्थ है तो इस अर्थ में एक अगर आप बीचों बीच से, सॉरी इसको हटाते हैं, बीचों बीच से अगर आप एक लकीर लेते हैं तो इस रेखा को आप क्या कहेंगे, यानी कि यह भूमि के बीचों बीच से खींचा गया रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा आप कह सकते हैं। इस रेखा को आप क्या कहेंगे कि सर ये तो भूमि के बीच से है, तो इसे हम भूमध्य क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यस या नो? चलिए आ गया तो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग कितने अच्छे समझदार बच्चे हैं। चलिए भूमि के मध्य से खींचा गया रेखा है तो इसे क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। अब बात ये करते हैं कि आप जानते हैं कि एक गोला आप खींच देते हैं तो इस गोला में कितने डिग्री का कोण बन सकता है, तो आप कहेंगे कितने डिग्री का, तो 360 डिग्री का कोण इसमें बन सकता है। अब जरा बताइए 360 डिग्री का कोण बनता है तो आप इसमें 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं, किधरों से बना सकते हैं। लेकिन हम अगर कहें कि इसको बीचों बीच से खींच दिए तो ये ऊपर कितने गिने, 89 और नीचे भी 89, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बीच वाला है तो इसको मिला के कितने हो गए, 19, नहीं इसको मिला करके कितने हो जाएंगे, 19। इधर से भी गिनिए तो 19 और इधर से भी गिनिए, यानी कि इधर से गिनते जाइए तो 19 और इधर से गिनिए तो भी 19। चलिए अब इसे देखिए, यानी अब अभी तक इतना में आप क्या समझ लिए कि अभी तक आप समझ लिए कि अक्षांश रेखा के बारे में आप समझ लिए, यानी कि ऐसे वाला जो रेखा है, ऐसे जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी सीधी रेखा जो पृथ्वी के तल पर जो सीधी रेखा ऐसे खींची गई है इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि एक पृथ्वी पर, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है इस पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है, यानी इस पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो ये जो पृथ्वी है इसमें 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। अभी अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं तो आप अक्षांश रेखा जान गए कि पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। यानी कि जो सीधी रेखा खींची गई है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप जान लीजिए, दिशा जान लीजिए। सबसे पहले आप दिशा समझिए, दिशा होता क्या है। ये मान लीजिए ये एक हमारा प्लस का चिन्ह हो गया, तो ऊपर है तो उत्तर हो जाएगा, नीचे है तो दक्षिण, और दाहिना हाथ जिधर भी होता है यह पूरब होता है, और बायां हाथ जिधर होता है वह पश्चिम होता है। अब दिशा को आप समझ गए हैं। अभी दिशा में और भी कुछ फंक्शन है। क्या फंक्शन है, मान लीजिए कि ये जो है, एक मिनट, मान लीजिए कि ये एक हो गया आपका प्लस का चिन्ह, तो
तो ये इसको आप क्या पढ़े हैं, उत्तर, इसको आप उत्तर पढ़े हैं, इस वाले पॉइंट को उत्तर पढ़े हैं, और इसको दक्षिण पढ़े हैं, और इसको पूरब पढ़े हैं, और इसको पश्चिम पढ़े हैं। इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो बताइए क्या हम ऐसे भी तो जोड़ बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे टेढ़ करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूरब। इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे आप सर गुरुजी ये तो उत्तर और पूरब है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आप इसे इस वाले भाग को क्या कहेंगे, इस वाले भाग को आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो दक्षिण पूरब हो जाएगा, ये दक्षिण और पूरब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप इसको कहेंगे यह पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो भाग है दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार आप क्या कहेंगे कि ये वाला जो भाग है, थोड़ा सा कुछ सफाई कर लेते हैं, ज़्यादा कचरा जैसा दिख रहा है। तो देखिए अब ये वाला जो भाग है आप इसे क्या कहेंगे, ये हो गया उत्तर और ये है पश्चिम, ये है पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। यानी कि अब तक कितने अब दिशा के बारे में जाने आप, अभी तक कुल मिला के 8 दिशा के बारे में जान गए हैं। 8 दिशा यानी कि 4 दिशा सीधे सीधे देखिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पूरब और पश्चिम, ये 4 दिशा हो गया। अब इन दोनों को मिला दिया गया। तो जब इन दोनों को आप मिला दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। लेकिन उत्तर दक्षिण की बात नहीं है। अब ऐसे खींचेगा तो इसमें क्या होगा, ये उत्तर और ये हो गया पूरब, ये हो गया पूरब और ये हो गया उत्तर। तो उत्तर पूरब बीच वाला हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पूरब, तो दक्षिण पूरब हो जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और यहाँ से इस वाले दिशा को क्या कहेंगे, इस वाले दिशा को हम कहेंगे उत्तर और पूरब, उत्तर और पश्चिम दिशा। यानी अभी तक आप दिशा समझ गए होंगे। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि आपको नहीं समझ में आया है तो इसे फिर से रिपीट करके आप चीज़ों को समझ लेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि गुरुजी हमें एक बार फिर से समझाइए दिशा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आप क्या, अब अक्षांश के बारे में आप समझ चुके हैं कि अक्षांश क्या होता है। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से खींचा गया है। तो आप इसे 0 भी तो मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। आप कहिएगा कि जी सर, जी गुरुजी ये जो है 0 डिग्री, इसको मान सकते हैं। यानी कि 0 डिग्री जब आप इसको मानिएगा तो 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं कि नहीं, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं। क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चला, तो अभी तक आप इसका 2 नाम जान गए। यानी कि भूमि के बीचों बीच से खींचा गया है। ये काल्पनिक रेखा है, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, ये सारे के सारे। अब देखिए, अब काल्पनिक रेखा हो गया, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब देखिए, तो ये अब तो इसे भूमध्य रेखा का है और इसे अभी 0 डिग्री अक्षांश रेखा का है, 2 चीज़ जने। और इसके बाद भी इसका 2 और नाम है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इसका एक और नाम है जिसे हम, अब ज़रा देखिए, ये विश्व की बीचों बीच से खींची गई है, तो इसलिए इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा, इसे क्या कहेंगे हम, विषुवत रेखा कहते हैं हम। क्या कहते हैं, चला, विषुवत रेखा भी कहते हैं। और देखिए, इसके अलावा एक और इसका नाम है, क्या नाम है, चला, तो इसका एक और नाम है, यानी ये जो रेखा है इसका एक और नाम है, इसे इक्वेटर भी बोला जाता है। इक्वेटर, इक्वेटर, यानी कि इसे इक्वेटर भी बोला जाता है। इस वाले रेखा को इक्वेटर भी बोल दिया जाता है, इक्वेटर रेखा। चलिए, यानी कि अब तक इस रेखा के बारे में जान गए कि इनकी पृथ्वी के बीच से जो रेखा खींचा गया है, ये तो सबसे पहले तो ये अक्षांशीय रेखा होती है। और ये कितनी अक्षांशीय रेखा ऐसे ऐसे खींची गई है, तो ये ऐसे ऐसे कुल मिला के 180 खींची गई है। कितनी रेखा खींची गई है, तो 180 रेखा खींची गई है। अब बात कर ले, देखिए
ऊपर से ये 90 इधर होता है और ये 90 रेखाएं इधर होता है, और इसको अगर मिला दिया जाए तो 180 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 181 हो जाएगा। ठीक है, यानी विषुवत रेखा को मिला दिया जाए तो, नहीं तो ये 90 गो है और ये 90 गो है। आप अब तक अक्षांश रेखा को समझ गए होंगे, हमें लगता है कि आप समझ ही गए होंगे, और समझ गए होंगे तो एक तो लाइक बनता है और एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फिर टॉपिक को लेते हैं आगे। अब आप समझेंगे अक्षांश रेखा, हमें लगता है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देशांतर रेखा पे आते हैं। देशांतर रेखा क्या होता है? मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये जो है एक पृथ्वी हो गया हमारा, तो इसको यानी कि ऊपर, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ऊपर है यानी कि उत्तर दिशा में, तो इसे उत्तरी गोलार्ध हम बोल सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोल देंगे। और नीचे है तो इसे क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध बोल देंगे। इसे क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और इसे दक्षिणी गोलार्ध बोल देंगे। इसे और क्या बोल सकते हैं? इसे उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं, और इसे दक्षिणी ध्रुव बोल सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। कहिएगा कि ये गुरुजी कितना नाम बताते हैं, तो चलिए क्या करें, नाम है, मान लीजिए आपका 10 गो नाम है। 10 गो नाम कैसे है कि मान लीजिए 10 गो टीचर है तो 10 वैरायटी के नाम आपका रख सकते हैं। तो उसी तरह से है कि हम लोग जो है ना, विचित्र विचित्र के प्राणी है और इसका विचित्र विचित्र नाम रख दिए हैं। चलिए तो इस पृथ्वी के बारे में और हम देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी हो गया, और इस पृथ्वी पे इसे वाले रेखा, सॉरी ये वाली जो रेखा है, इसको हम कलर को चेंज करते हैं। कलर को हम थोड़ा सा ये वाले ले लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी हो गया। अब इस पृथ्वी में अब हम बात करें कि उत्तरी ध्रुव से अब दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा जो होती है, ये वाली रेखा जो होती है, इसे हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहेंगे। अब आप देखेंगे तो क्या कहेंगे कि लगभग ग्लोब जैसा हमको दिख रहा है। ये कैसा दिखने लगा? ये ग्लोब के जैसा दिख रहा है। अब देखिए, अगर हम इसे ग्लोब बनाना ही है तो इसके बीचों बीच से ये देशांतर रेखा खींच दिया, यानी कि ये देशांतर रेखा क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। अब इसको बीचों बीच से ऐसे वाली ये रेखा खींच दीजिएगा, एक मिनट, ये रेखा, यानी कि ये ऐसे रेखा जो आप खींच दीजिएगा तो ये क्या बन गया? ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बन गया। ये अब बन गया आपका बिल्कुल ग्लोब। अब ध्यान दीजिए, अब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अब अक्षांश रेखा के बारे में अगर हम कहेंगे, ये बहुत लंबी है, यानी कि बीचों बीच से खींचा जाएगा, इससे लंबा कोई नहीं है। देखिए, ना ये है ना ये है, ये तो और छोटा होता जा रहा है। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिणी पोल पे जाए या फिर उत्तरी ध्रुव पर जाए, उत्तरी पोल पे जाए, तो अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है? घटती जाती है। और क्वेश्चन करा जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई में वृद्धि होती है। उसी तरह से अब देशांतर रेखा को हम समझेंगे, यानी ये वाली रेखा। अब जरा देखिए, इसके बीचों बीच यहाँ पे दूरी क्या हुआ? सबसे ज़्यादा हुआ। बाकी की दूरी क्या है? जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे या फिर दक्षिणी ध्रुव पे आएंगे, उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे या फिर दक्षिणी ध्रुव पे आएंगे, तो ये दूरियाँ घटती जाती है। यानी कि इसके बीचों बीच में जो है ये दूरी सबसे ज़्यादा है। यानी यहाँ पे बीचों बीच में, यानी यहाँ वाला बीचों बीच में, ये वाला पार्ट में जो है इसकी दूरी क्या है? सबसे ज़्यादा है। यानी कि आप देशांतर रेखा समझ गए, और देखते हैं और इसमें क्या बातें हैं। देशांतर रेखा की बात कर ले, जैसे कि अक्षांश रेखा के बारे में आप पढ़े हैं, तो कितनी अक्षांश रेखा आपको मिला? तो आपको 180 और प्लस 1, अगर विषुवत रेखा को बीच वाले को गिन लिया जाए तो 181 हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा कितना है? तो देशांतर रेखा देखिए 360 गो है। हमारी पृथ्वी पर ये जो देशांतर रेखा है, यह जो है देशांतर रेखा जो ऐसे ऐसे खींचा गया है,
ये कितनी है, ये देशांतर रेखा है, ऐसे ऐसे इधर भी और इस साइड भी कितनी है, तो ये 360 हुआ है। यानी अब इस चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, 360 और ईगो यानी कि पृथ्वी जो 1610 के स्पीड से चलती है, 1610 के स्पीड से, यानी पृथ्वी है 1610 के स्पीड से जो 1610 के स्पीड से झाँकती है। अब ध्यान से समझेंगे इसे, एक रेखा को, एक देशांतर रेखा को पार करने के लिए ये तो अक्षांश रेखा है, तो एक देशांतर रेखा, यहाँ देशांतर लिखा है, देशांतर, एक देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट लगता है। कितने मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। कितना मिनट, तो 4 मिनट लगता है। अब ज़रा बताइए कितनी रेखाएं हैं, तो कहिएगा कि गुरुजी अभी तो आप बताए हैं 360, तो 360 में अब अगर आप 4 से गुना कर देंगे, चलिए पहले इसे पूरा हम क्लीन करते हैं। अब थोड़ा सा मैथ पढ़ लीजिए हमसे। 360 गो रेखा हो गया, अब 360 गुना 4 यानी कि 4 मिनट हो गया। तो देखिए 4 छक्के 24 और 4 3 12 और 2 14, यानी एक जीरो आ गया, तो ये क्या हो गया, मिनट हो गया। अब समझिएगा ध्यान से, इस बात को ध्यान देखिएगा, यानी 1440 मिनट। अब 1440 मिनट के बाद अब देखिए क्या करना है हमें, 1440 मिनट यानी कि 1440 मिनट वास्तव में कितना हुआ समय, रियल टाइम, यानी कि आप जानते हैं कि एक घंटा में 60 मिनट होता है और हमारे पास 1440 मिनट अवेलेबल है, तो इसे घंटा में चेंज कर दिया था, 0 से 0 कट गया, तो देखिए 6 से, तो 6 दूना 12 होता है, तो 2 बच गया, तो ये 24 हो गया, तो 6 चौका 24, यानी आपको क्या मिला कि हमारे पास एक दिन में 24 घंटा होता है। आप जानते हैं, अब बातें आपको समझ में आ गई होगी कि पूरे 24 घंटा ये कैसे होता है। यानी कि एक चक्कर जो हमारी पृथ्वी है, देखिएगा फिर से, ये जो हमारी अर्थ है एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर लगाने में इसे कितना टाइम लगता है, एक चक्कर लगाने में इसे 24 घंटा का टाइम लगता है। और मिनट में बात करें तो 1440 मिनट लगता है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई होगी, आगे टॉपिक को हम बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, ये 24 घंटा कहाँ से आया, ये समझ गए होंगे। अब देशांतर रेखा क्या होता है, यानी कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे ये ऐसे वाली रेखा, हॉरिजॉन्टल रेखा जो खींची गई है, इस हॉरिजॉन्टल रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि ऐसे वाली रेखा जो होती है इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं सीधी सीधी जो रेखा है, इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से और फिर बातों को ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अब बात करते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखा। इसे देखिए क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा यहीं पे क्लास में। देखिए ये आप क्या पढ़े, इसको उत्तर पढ़े, इसको दक्षिण पढ़े, इसको पूरब पढ़े और इसको पश्चिम पढ़े। तो एक चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे, सर जो होता है ऊपर होता है, पैर दक्षिण हो जाएगा, और आपका हमेशा दायां हाथ जो होता है पूरब होता है, तो बायां हाथ पश्चिम हो जाएगा। अब बात करते हैं, यानी कि एक अक्षांश रेखा जो होता है, वैसी रेखा, परिभाषा देखिए क्या होता है, वैसी रेखा जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से यानी इधर से ऐसे देखिएगा ध्यान से, पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी कि इधर से आप ऐसे कह लीजिए, इधर से आप ऐसे कह लीजिए, इधर से ऐसे कह लीजिए, या फिर आप थोड़ा कलर चेंज करना चाहते हैं हम, हो गया। देखिए इधर से आप कह लीजिए ऐसे वाला, ऐसे वाला, ये वाला, यानी कि कहने का मतलब है कुल मिला के बात करें हम कि पूरब से पश्चिम कहिए या फिर पश्चिम से पूरब का है कहिए, ऐसे वाला कहिए या फिर ऐसे वाला कहिए, यानी सीधी रेखा यानी पूरब से पश्चिम अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी पर खींचे गए वो काल्पनिक रेखा। ये देखिए बात यह है कि पृथ्वी पे आप रेखा खींच ही नहीं सकते हैं, लेकिन कल्पना तो कर सकते हैं। आप खींच कैसे नहीं सकते हैं, मान लीजिए कि कहीं पानी आ गया, कहीं पहाड़ आ गया, कोई समतल मैदान हो गया, तो उस पर कैसे रेखा खींचेगा। इसलिए इसे काल्पनिक रेखा पढ़ने की सुविधा के लिए, पृथ्वी को जानने के लिए काल्पनिक रेखा खींची गई है। यानी कि पृथ्वी पर वो काल्पनिक रेखा है जो पूरब से पश्चिम या
पश्चिम से पूरब की तरफ सीधी रेखा खींची गई है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। उसी तरह से देशांतर रेखा में आ जाइए तो वे काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी वे काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब इतना आप याद कर लिए होंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर में है तो उत्तरी पोल, दक्षिण में है तो दक्षिणी पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पश्चिम में है तो इसे देशांतर कहते हैं, पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, दोबारा तेबारा आप देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा समझ गए हैं अब तक। अब आगे आते हैं पॉइंट पे। बात यह है कि अब क्वेश्चन ये करा जाता है कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखा है, तो कितनी अक्षांश रेखा है, तो 180। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अक्षांश रेखा अगर विषुवत रेखा को यानी कि विषुवत रेखा को अगर शामिल किया जाए, विषुवत रेखा को शामिल किया जाए तो ये अक्षांश रेखा क्या हो जाएगी, 180 प्लस 1 यानी कि 180 प्लस 1 हो जाएगी। तो इस तरह से कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। लेकिन 180 ही माना जाता है, अक्षांश रेखा कितना माना जाएगा, 180 ही माना जाएगा। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखा के बारे में। यानी कि देशांतर रेखा ये वाली रेखा जो ऐसी ऐसी खींची जाती है पृथ्वी पर, इस रेखा की बात करते हैं। तो देशांतर रेखा कितनी है, चला तो ये क्या कहिएगा गुरुजी, अभी तो आप बताए हैं 360 और 360 के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब क्या कह रहा है, अक्षांश देशांतर समझ गए हैं कि भारत एक विशाल देश है। देखिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं, भारत एक विशाल देश है, इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट। अभी और बात करेंगे, मैप के जरिए आपको समझाएंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, यानी यहाँ से ये शुरू होगा। अब बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, थोड़ा सा अब आगे देखते हैं। अब देखिए उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यानी कि ये जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, सबसे लास्ट बिंदु है, लास्ट छोर। अब देखिए भारत को 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार सीमा रेखा चित्र संख्या 1.1 को हम देख के समझ सकते हैं। सबसे पहली बात देख लीजिए, अब रेखा आप क्या समझे हैं, एक विषुवत रेखा के बारे में आप जान गए हैं। अब और देख लीजिए, और 2 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा। अन्य रेखाओं के बारे में भी आप जानिए और जानना चाहिए। मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ हो गया, तो अर्थ रेखा आप इसको खींच दिए, देखिएगा ये जो है एक, मान लीजिए हमारा अर्थ हो गया, तो इसके बीचों बीच से आप जो खींचे हैं तो ये तो 0 डिग्री अक्षांश होगा, यानी कि ये विषुवत रेखा हो गया। तो इसके 23.5 डिग्री ऊपर, यानी कितना, ये तो 0 है तो 23.5 डिग्री 1/3 डिग्री क्या हुआ, ये 23.5 डिग्री, और इधर भी तो 23.5 डिग्री हो सकता है, 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री ये हो गया, तो यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री और विषुवत रेखा के दक्षिण दिशा में 23.5 डिग्री, ये एक ऐसी रेखा है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी रेखा के बीच में सालों भर हमेशा गर्मी पड़ती रहती है। ये धूप, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता रहता है। अब सुनिए, बातों को समझिएगा फिर से। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी अक्षांश में खींचा गया काल्पनिक रेखा को हम, अब इसको क्या कहते हैं, ऊपर जो है ऊपर वाली रेखा, तो ऊपर वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, कर्क रेखा। अब देखिए, और नीचे जो खींचा गया है ये वाली जो रेखा है, आप जरा बताइए, इस बात को ध्यान से देखिएगा। कर्क रेखा मकर रेखा में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से हम समझेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यानी कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं हम, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। समझ पा रहे हैं आप। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में खींचा गया रेखा है, इस रेखा को हम मकर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। चलिए, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा क्या होती है, इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, ये सारे चीज़ें आपको हम समझा दिए हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है, यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली, और उत्तरी इसे क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझा दी गई है। यदि नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को पुनः पीछे करके आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा अब आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम पेज को पलटते हैं, हम पेज पे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी आपको बताया है, जो आपको दिखाया गया है कि ये इतना डिग्री जो होता है, इस पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले ऊपर देखिए, आप क्या पढ़े हैं, 37 डिग्री भारत के विस्तार के बारे में आप पढ़े हैं। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि नीचे वाला जो पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट होगा कहीं ना कहीं। देखिए ये वाला जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये वाला जो जा रहा है, आप देखेंगे ये वाला जो है यहीं, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट पर पूरा हो गया कि नहीं। ये क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश में। चीज़ें समझ में आ रही है, ये उत्तरी अक्षांश में हो गया, यानी नीचे होगा 8 डिग्री 4 मिनट जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पे आके ख़त्म हुआ है। ये अब देखिए, अब कुछ ना कुछ इसकी लंबाई भी होगा, लेंथ भी होगा। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई है अभी देखिए आपको दिखा रहे हैं, एकदम इसको मैप में आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये इसकी लंबाई हो गई, कितना हो गया, 3214 किलोमीटर। यानी कि भारत की उत्तर से और दक्षिण तक की कुल लंबाई की अगर बात करा जाए तो ये 3214 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि उत्तर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में विस्तार कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब आते हैं पूर्व से पश्चिम तक। आप तो जानते हैं कि भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में, लगभग बराबर भागों में डिवाइड करती है। देखिए अब इस चीज़ों को समझिए, आप ऐसे इस मैप को समझिएगा। देखिए यानी कि ये तो आप चीज़ों को समझिए, बहुत बारीकी से समझिए। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पश्चिम और ये हो गया पूरब, क्योंकि ये दायां हाथ हमेशा पूरब में होता है। तो देखिए यानी पूरब से पश्चिम, यहाँ जो शुरुआत होता है, ये देशांतर रेखा आएगी, इसकी बात करा जा रहा है। तो ये कहाँ से शुरू होती है, यानी 68 डिग्री 60 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पे ये आ करके ख़त्म हो जाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है यह 2933 किलोमीटर हो जाता है। ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये इसकी कुल क्या है कि ये इसका विस्तार है। यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। यानी अब इसे फिर से रिकॉल करेंगे हम, यानी कि उत्तर से दक्षिण में इसकी कुल लंबाई पूछ दिया जाए तो 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक ये वाला जो है चौड़ाई कहते हैं, ये वाला लंबाई कहते हैं। तो ये लंबाई कितना हो गया 3214 और चौड़ाई कितना हो गया 2933 किलोमीटर, ये लिखा गया है। इसे फिर से थोड़ा सा देख लेंगे हम। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। और आगे हम बात करें तो संपूर्ण भारत की अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो इस संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट आप पढ़े हैं, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार
उत्तरी अक्षांश के मध्य में, यानी कि उत्तरी अक्षांश के मध्य में फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत जो है उत्तरी अक्षांश में ही है। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट को, कि ये जो हमारा भारत है, ये जो भारत है इसकी क्षेत्रफल कितनी है। क्षेत्रफल माने ये कितना दूरी है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारा 2 कट्ठा खेत है। नहीं गुरुजी, हमारा 4 कट्ठा खेत है। तो उसी तरह से भारत का भी कुछ कट्ठा होगा कि नहीं, यानी इसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है। तो इसकी जो क्षेत्रफल है, देखिए ध्यान से, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चला वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। 32 लाख। फिर से रिकॉल करते हैं इसे, हम देखते हैं। अब फिर से इसे रिकॉल करते हैं। दूसरे कलर को लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक लेते हैं। अब देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर को हम क्या कर सकते हैं? किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा वीवीआई है। अब देखिए और कुछ बात हम कर लेते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश होगा। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत कितना है? 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। अब 7वां सबसे बड़ा देश है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। और जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना, अभी 2011 की ही जनगणना हुआ है, 2011। तो इसके अनुसार अगर भारत की बात करें तो भारत जनसंख्या के मामले में दूसरा पावदान पे है, जो कि चीन के बाद में भारत का स्थान आता है। चीन पहला स्थान पे है और भारत जो है दूसरा स्थान पे आता है। चलिए अगर बात हम करें, अगर अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी 2023 यानी 21 के डाटा अगर आ जाएगा तो भारत का जो जनसंख्या के मामला में अगर देखा जाएगा, जनसंख्या के मामला में अगर भारत को देखा जाएगा तो यह पहला स्थान पे आ जाएगा। यानी 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी और भारत की चीन की 135 करोड़, जो कि 2021 की अगर जनगणना जब आएगा, 2021 की जो जनगणना आएगा, इसमें भारत लगभग 145 करोड़ जनसंख्या को भी पार कर चुका होगा और भारत जो है फर्स्ट विश्व में पहला स्थान जनसंख्या के मामला में आ जाएगा। अब हम बात कर ले कि क्षेत्रफल के दृष्टि से ये जो 7 बड़े देश है, इसका नाम कौन कौन सा है। तो देखिए ये जो है, पहला है रूस। देखिए ध्यान से, पहला है रूस। चलिए इसे हम नोट डाउन करेंगे। रूस है, देखिए ध्यान से, रूस के बाद में कनाडा, रूस के बाद में, ये एकदम बिल्कुल सिलवार से है, जो जितना बड़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ों को लिख रहे हैं। रूस, कनाडा के बाद में है चीन और चीन के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसे ख़त्म करना पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, यानी चीन चौथा नंबर पे, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा स्थान पे आ गया। लिखिएगा, आप अपने बुक में लिखते जाइएगा। चलिए अब 5वां स्थान पे को किस देश का आता है? 5वां स्थान पे देखिए ब्राज़ील और 6ठा स्थान पे कौन सा आता है? ये 5वां स्थान हो गया। और 6ठा स्थान की अगर हम बात करें तो 6ठा नंबर पे कौन सा देश आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। और देखिए, और 7वां की अगर बात करें तो 7वां तो अभी आप जानते ही हैं कि भारत का स्थान आता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं। एक और बात जान लीजिए कि 8वां नंबर पे जो होता है, 8वां नंबर पे एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है ये 8वां नंबर पे आता है। ये कौन से नंबर पे आएगा? 8वां नंबर पे अर्जेंटीना आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और कुछ हम बात कर ले भारत के बारे में।
देखिए अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 32 लाख 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वही बात हुआ कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र है, यानी जितने भी भूभाग है पृथ्वी का उसमें भारत का 2.42% होता है। लेकिन इस बार 4 दिया है, 2 नहीं दिया है। चित्र संख्या 1.2 में भारत के क्षेत्रफल के सर्वेक्षित यानी स्थिति दिखाया गया है, भारत के 20वें स्थान। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। लेकिन अगर जनसंख्या के मामला में अगर भारत की बात किया जाए तो ये जनसंख्या के मामला में भारत जो है 17.5% जनसंख्या भारत अकेले रखता है, वो भी जनगणना 2011 के अनुसार। लेकिन अगर हम अभी की अकॉर्डिंग बात करें तो ये डाटा बदल गया है, अभी आया नहीं है। 2011 की ही जनगणना के अनुसार अभी हम चलेंगे और आपको इस बार अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 8 बड़े देश के नाम हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ देशों के नाम जिसमें से आपको याद रखना है। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा तो चीन हो जाएगा, चीन। अब चीन के बाद में भारत हो जाएगा। अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, अभी जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पर चीन, 2 नंबर पे भारत और 3 नंबर पे कौन सा देश हो जाएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका आप इसे कह सकते हैं अमेरिका। अब देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका को हम यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको ऐसे बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोल दिया जाता है। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में जो अगला देश है, चौथा स्थान पे इंडोनेशिया आता है। चौथा स्थान पे कौन सा आता है, इंडोनेशिया। एक मिनट, चौथा स्थान पे कौन सा आता है, इंडोनेशिया आता है। कौन सा देश आता है, इंडोनेशिया आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इंडोनेशिया आता है चौथा स्थान पे। कौन से स्थान पे, चौथा स्थान पे आता है। ठीक है, चौथा स्थान पे आता है। उसके बाद में ब्राज़ील देखिए, ब्राज़ील जो है 5वां स्थान पे आता है। ब्राज़ील कौन सा स्थान पे आता है तो 5वां स्थान पे आता है। और छठा स्थान पे कौन आएगा, छठा स्थान पे जो है, छठा स्थान पे ये पाकिस्तान महाराज है। पाकिस्तान जी का स्थान है छठा। और बांग्लादेश 7वां पे आता है और रूस जो है 8वां पे आ जाएगा। रूस का स्थान, जो रूस आप पढ़े हैं, रूस जो है यह जनसंख्या के मामला में 8वां स्थान पर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार ये तो जान गए हैं 3214 किलोमीटर है। कितना है तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। जो कि पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। ये एक ई वाला और एक ई वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है, अब इसे थोड़ा देख लेते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15, देखिएगा भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200, यानी संपूर्ण स्थल सीमा की लंबाई इतना किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई अगर बात करें हम, तटीय भाग की लंबाई बात करें हम, तो तटीय भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसको 7516.6 किलोमीटर है। यानी तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर। अगर मुख्य भाग के तटीय भाग की लंबाई अगर कहा जाए, मुख्य भाग के तटीय भाग की लंबाई अगर हम पूछें तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई होगी। देखिए चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप 2 बार 3 बार आप इसे रिकॉल करके वीडियो को देख सकते हैं। हमें ऐसा है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही होगी तो एक लाइक तो बनता है प्लीज़, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और इस पे और अपने दोस्तों को लेके आएँ, विजिट करें। ये वीडियो जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ऐसे ही क्लास चलता जाएगा। आपको एहसास नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम किसी विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इसमें जो लिखी गई है इस पॉइंट को, इतना तो मतलब याद है, और भी जो यादें हैं उस पॉइंट को और हम नोट डाउन करेंगे।
लेकिन हम कुछ आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश अभी बाकी हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश है, ये बाकी है, इसको हम अभी और देखते हैं। चलिए पहले क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपको अगर बोरिंग लग रहा हो क्लास तो थोड़ा सा इस वीडियो को रोक करके आप फिर कुछ घूम के 2-4-5 मिनट इसे फिर से आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है देश का नाम, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, इस चीज़ों को आपको एक एक करके बता दिया है। चलिए और नीचे चलते हैं। ये 1.2 चित्र संख्या है, 1.2 है। देखिए चित्र जो है 1.2 में विश्व के 7 बड़े देशों को दिखाया गया था। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत ही विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुने है। ठीक है, स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, यानी अभी आपको बता दी है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारतीय द्वीपों के तटीय सीमा रेखा की सम्मिलित अगर कर दिया जाए तो 75 से 16.6 किलोमीटर हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिया गया है, इस बॉक्स को आप देखेंगे। विश्व के 7 बड़े देश, यानी 7 बड़े देश अभी आपको बताए हैं। 1 नंबर पे है रूस, कनाडा, चीन, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत हो गया। चलिए टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं। इतनी तक बातें तो आपको पीछे हम बताइए दिए हैं, इसके आगे हम देखते हैं। देखिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार का है। भारत जो है अगर इमेज के रूप में देखा जाए भारत को, तो भारत मोटे तौर पे लगभग त्रिभुजा आकार के है। ये देखिए ऐसे हो गया और ऐसे, ये भारत का मैप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ आ गया और यहाँ से ऐसे 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 ये भारत हो गया। ठीक है, तो लगभग त्रिभुजा आकार के भारत है। और ये आप देख लीजिए यहाँ से यही है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा गुजरी है, ये दक्षिण, ये सब जो है हिंद महासागर है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे बांग्लादेश है। देश के नाम भी देख लिए, भारत के पड़ोसी भी अब देख लेते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, यहाँ पे चीन हो गया, चीन, और यहाँ पे नेपाल हो गया, नेपाल, और ये हो गया भूटान हो गया। और यहाँ पे अब देखिएगा ध्यान से, और देखिए इस चीज़ों को ध्यान से, ये हो गया। ये वाला जो जगह है देखिएगा, ये वाला जो जगह है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे म्यांमार है। इसे पहले क्या कहा जाता था, वर्मा। म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था, वर्मा कहा जाता था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी, वर्मा। और यहाँ पे पाकिस्तान महाराज तो है, ये है पूर्वी पाकिस्तान, और ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान अब 1971 में ये अलग हो गया, तो इसे बांग्लादेश बना दिया गया और यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चीन, और इधर एक और बात है इसमें, यहाँ पे जो भारत है, ये यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं, टॉपिक को आगे देते हैं। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है, ये बातें आप समझ चुके होंगे। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है, यानी ऊपर वाला भाग जो था वो चौड़ा है। थोड़ा सा इमेज को हम दिखाइए देते हैं आपको, देखिए ध्यान से। ये ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग लगभग क्या है, ये वाला भाग चौड़ा है। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट अपने पेज पे आते हैं। देखिए भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार के है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला है, यानी कि ये पतला हो गया है। ठीक है, अंतरिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिप या फिर इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी भी कहा जाता है, यानी कि नीचे वाले भाग को कन्याकुमारी कहा जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चनों को आप जरा बताएंगे कि आप जानते हैं
समुद्र की ओर मुख स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या फिर पतला भाग को तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो उसे आंतरिक कहते हैं। ये नोट डाउन कर लेंगे, आप याद कर लेंगे। बच्चों, विश्व में विद्यमान अन्य अंतरिक्ष के बारे में इकट्ठा करना है, ये आपका काम है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रायद्वीप आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी दिखेगा। जो मैप है ये जो है तो किधर है पूरब में, अगर हम बात करें तो ये पूरब, अभी आपको क्या बताया था, इधर पूरब है तो इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर होगा तो इधर दक्षिण होगा, यानी पूरब में बंगाल की खाड़ी थी, यानी बंगाल की खाड़ी यहीं पे तो है। और ये हिंद महासागर है, ये क्या है, ये हिंद महासागर है। हिंद जय जवान जय किसान, आप नहीं कहते हैं? अरे कुछ तो पढ़ लो यारो, कैसे तुम लोग, नींद आ रही है? अगर आपको नींद आ रही है तो थोड़ा सा पानी मार लीजिए, लेकिन चीज़ों को आप ध्यान से समझिए। चलिए, लंबा यानी कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखिएगा, हिंद महासागर। अब देखिए पूरब में बंगाल की खाड़ी हो गया और पश्चिम में अरब सागर है, यानी पश्चिम। अब देखिए ध्यान से, इसी हिंद महासागर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हिंद महासागर में देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये पूरब हो गया तो ये पश्चिम हो गया ना, तो ये क्या हो गया, ये तो हिंद महासागर है, पूरा हिंद महासागर है। ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इससे बंगाल की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। देखिए ध्यान से, इधर ये क्या है कि बंगाल की खाड़ी है, बंगाल 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 की खाड़ी किधर हो गया कि खाड़ी क्या होता है, जहाँ पे अधिक गहरा हो उसे हम खाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बंगाल की खाड़ी, और अगर हम बात करें है कि पश्चिम में अरब सागर, तो यानी कि ये जो हमारा भारत का मैप है ये वाले भाग, तो इस वाले भाग में यहाँ पे अरब सागर है। अरब सागर की यानी केरल को, यानी कि केरल जो होता है, केरल जो होता है उसके कोचीन एक बंदरगाह है, कोची बंदरगाह जो है, इसे कोची को ही हम क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी कहते हैं। ये दक्षिण भारत में विस्तार है इसका। तीसरा पॉइंट में यहाँ पे नोट डाउन को देखेंगे हम। दक्षिण में हिंद महासागर, यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है, यानी कि इसी कारण ये क्या है, लंबी है, तथा हिंद महासागर मध्य में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत भी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। इतना आपको समझा दिए हैं इसलिए। अब देखिए अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री के समान है। कितने डिग्री के समान है? 30 डिग्री है। किंतु भूमि पर दोनों वास्तविक दूरी समान नहीं है, यानी कि 30 डिग्री है लेकिन वास्तविक दूरी समान है। क्यों? क्योंकि कहीं पतला है कहीं सकरा है, इसलिए इसी कारण, यानी इसके कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान नहीं है, यानी ये अंतर अक्षांशीय दूरी क्या है, समान नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कि जो भूमि है ये पानी के अंदर उभरा हुआ एक पार्ट है, तो कहीं ना कहीं पानी मिट्टी ज़्यादा होगी जहाँ पे स्थल ज़्यादा होंगे और कहीं स्थल कम होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी देश में, विश्व में जितने भी लोग हैं उस सभी लोगों के पास में क्या समान भूमि है? आप ज़रा सोचिए, आपके पास 10 कट्ठा खेत है, क्या इस बच्चवा के पास भी 10 कट्ठा खेत है? नहीं है। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा हो, या हो सकता है आपसे कम हो, या फिर हो ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। इसलिए भूमि क्या है, सामान्य नहीं है। किंतु अंतरदेशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं वो कम होने लगता है, ध्रुव की ओर। अब देखिए बात को ध्यान से समझिएगा इसे। जैसे मान लीजिए ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ध्रुव की तरफ, यानी यहाँ से आप चले, यहाँ से देखिए ये कम नहीं हो रहा है दूरी, यहाँ से देखिए ये अभी ऐसे करेंगे तो ये बढ़ रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे गया तो सबसे ज़्यादा, और फिर इधर से आए तो देखिए सबसे कम होता जा रहा है। उसी तरह नीचे भी यहाँ आए तो क्या होगा, बढ़ा, लेकिन बीच में आए तो सबसे ज़्यादा बढ़ा, फिर यहाँ पे आए तो घट जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय 2 घंटा का अंतर होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। जबकि अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय होता है, यानी कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे आप, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो होता है इसे सूर्योदय का राज्य भी बोल दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय की भूमि भी बोल दिया जाता है, यानी
अब इस चीज़ को हम नोट डाउन करेंगे सबसे पहले, यानी कि देखिए ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो, ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा भारत हो गया, ठीक। अब इस भारत में एक मिनट, थोड़ा ठीक से हम भारत को बना दें। अब देखिए ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये वाला बिंदु। अब इस अरुणाचल प्रदेश से इस वाले बीच में, यानी यहाँ से आने में, देखिए खुलो कलर चेंज करते हैं। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है पार करने में, यानी पृथ्वी को चलने में तो कुछ तो समय लगेगा ना, इसलिए इसमें 2 घंटा का समय लग जाता है। अब 2 घंटा, यानी यहाँ से सूर्योदय हुआ है तो यहाँ तक, यहाँ जब सूर्योदय होगा, यानी कि यहाँ पे जब सुबह होगा तो यहाँ रात होगी। यहाँ पे अगर हम कहें सुबह है तो यहाँ पे क्या होगी, अभी रात होगी। जैसे जैसे ये सुबह हुआ, जैसे जैसे यहाँ पे दिन बढ़ती जाएगी, ऐसे 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 आता जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे 2 घंटा के बाद में, अगर हम बात करें यहाँ पे 4 बजे सुबह होती है तो यहाँ पे कितने होगी, 6 बजे होगी। अगर यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे रात क्या होगी, यहाँ पे पहले रात हो जाएगी तो यहाँ पे रात लेट से होगी। जैसे कि सुबह यहाँ पे पहले हुआ तो सुबह यहाँ पे लेट से हुआ, तो यहाँ पे रात क्या हो जाएगा, लेट से होगा, तो यहाँ पे रात जल्दी से हो जाएगा। चलिए ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय 2 घंटा का अंतर होता है। यानी कच्छ ये गुजरात में होता है, ये गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ की बात कर रहा है। चलिए आगे देखिए, जब अरुणाचल प्रदेश और सूर्योदय होता है उस समय कच्छ के अंधेरा हो जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे, 2 घंटा का अंतर होता है। बाद में सूर्योदय होता है, ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरी के विस्तार होता है। अब 30 डिग्री की बात हम देख लेते हैं, आखिर क्यों भारत का जो है समय रेखा 5.5 डिग्री आगे है ग्रीनविच से। तो ग्रीनविच के बारे में भी आपको बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको सब मिलेगी। अब 30 डिग्री का मतलब है, यानी कि ये मान लीजिए ये भारत का मैप हो गया और ये हो गया गुजरात और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक के बीच के अंतर, यहाँ से यहाँ तक के बीच के अंतर कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, अभी एक चीज़ें आप समझे हैं कि 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का जब समय लगता है, तो ज़रा बताइए 30 डिग्री को पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि गुरुजी आप अभी तो हमें बताए हैं, अब ये बताया है कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री को पार करने में कितना होगा, 30 गुना 4, तो कितना हो गया, चला तो 3 चौका 12, 120। अब ये क्या बदले, आप मिनट में बदले, तो 120 मिनट, तो 120 मिनट का मतलब क्या हुआ। तो आप कहेंगे गुरुजी आप अब ये तो बताए हैं कि 120 मिनट हो गया, तो इसमें 60 से भागा कर दीजिएगा तो 2 घंटा ना हो गया। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यानी कि इसलिए कहा जा रहा है कि भारत में, यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जहाँ पे कच्छ का रण पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक को पृथ्वी को, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में पृथ्वी को चलने में लगभग 2 घंटा का समय लगता है। यानी 30 डिग्री का अंतर होता है, तो 2 घंटा हो गया। चलिए आशा करते हैं कि इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए तो स्टॉप कर दें। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी क्या करना है। 1 घंटा 8 मिनट का वीडियो हो भी गया। अच्छा इसे देख लेते हैं, इस कुछ पॉइंट है, इसे हम ध्यान देंगे, इसके बाद देखते हैं, स्टॉप कर ही देते हैं। ऐसा दोनों में 30 डिग्री के अंतर होता है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री आगे है। अब 82.5 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 82.5 डिग्री का मतलब हो गया 5.5 घंटा आगे, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट भारत का समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। यानी इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, इस बात का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। अब कुछ ही बॉक्स में लिखा गया, इस बात को हम ध्यान देंगे। ये क्या करें, पृथ्वी 24 घंटा यानी 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इस बात को अब नोट डाउन करेंगे। समय लगता है सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश
के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है, यानी कि 30 गुना 4 यहाँ पे भी बात बताया गया है। तो 2 घंटा कैसे होगा ये आप समझ गए होंगे, आप तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या किया जाए। कितना पेज बचा है? अभी 2 पेज बचा है, ख़त्म कर ही देते हैं, इतना ख़त्म कर देते हैं। चीज़ें समझा दिए हैं, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे हम कर ही देते हैं। देखिए रेखा है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरों के बीच स्थित स्थानों के बीच में 30 मिनट का समय अंतराल हो। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ये आपको बता दिए हैं। लगभग 2 बराबर भागों में, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत के पड़ोसी राज्य जैसे कि झारखंड राज्य की बात करें, कर्क रेखा के पड़ोसी राज्य यानी कि कर्क रेखा के पड़ोसी राज्य में अगर बात करें तो झारखंड राजधानी रांची पड़ोसी राज्यों में बांग्लादेश से होकर के गुजरती है, यानी कि बांग्लादेश से होकर के क्या होगी इसकी राजधानी, जो रांची जो है, झारखंड की राजधानी रांची जो है यह बांग्लादेश के पास से लगती है, यहीं से होकर के गुजरती है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यह देखा जाता है कि देखना है कि अक्षांशीय विस्तार यानी कि इसकी दूरी है जो है भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है, यानी कि उत्तरी किनारा, यानी ये मान लीजिए भारत है तो यही तो है जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर की बात करा जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर आप देखिए इसमें क्या करें, जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये कहाँ पे है? 37 डिग्री 6 मिनट। अभी आप 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़े हैं। अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से होकर के गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर ही स्थित है। यह सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत यानी कि तिरछी पड़ती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होगी क्या होगी, वो तिरछी पड़ेगी। आगे हम बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पे सूर्य का जो ताप होता है, यहाँ पे सूर्य का ताप कम मिलता है और यहाँ पे जाड़ी ऋतु रहती है, यानी हमेशा ठंड पड़ती रहती है। जम्मू कश्मीर में ठंड जैसा माहौल रहता है, और आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर जो होता है वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिण में अगर बात करें, जैसे कि केरल तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा से काफ़ी निकट होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे अधिक गर्मी मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादर से लिपटे रहते हैं, यानी कि इस तरह से जाड़े में जम्मू कश्मीर में जो होंगे हमेशा के हमेशा ठंडी यानी कि गर्म कपड़ा से लिपटे रहते हैं। और वहीं केरल की बात करें तो केरल में क्या होगा, लुंगा लपेटे रहते हैं, यानी कि यहाँ पे गर्मी होती रहती है। ठंडी के दिन में भी वहाँ पे गर्मी रहती है, यानी कि वो महसूस नहीं होता है कि ठंड लग रही है। और हम लोग कितना कम्बल रजाई में घुस के रहते हैं, नहीं एकदम बिल्कुल कम्बल और रजाई में घुस के रहते हैं। चलिए और केरल और आगे बढ़ते हैं। हम लुंगे में रहते हैं, खेती करते हैं। अधिक अक्षांशीय विस्तार प्रभाव इन दिन और रातों पर भी पड़ता है, यानी कि कहीं पे वहाँ पे दिन कम तो यहाँ पे रात ज़्यादा, यहाँ पे दिन बड़ी हो जाएगी, वहाँ पे दिन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे दिन क्या होगी, छोटी हो जाएगी। इस तरह से होती रहती है क्रिया। देखिए केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में अंतर का कितना का होता है, 45 मिनट का होता है अंतराल होता है। जबकि लेह में अगर बात करें तो राजधानी में 5 घंटे तक ये पाया जाता है। बताइए कितना ज़्यादा समय हो गया, राजधानी में यह अंतराल 5 घंटे का हो जाता है, बताइए कितना ज़्यादा हो गया। मानचित्र पर विभिन्न दरों का नाम एवं स्थिति को ज्ञात करना है। आपको बताना है कि दरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट हम ऊपर छोड़े हैं, इसको देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइमलाइन से 5.5 घंटा आगे है। कितना डिग्री आगे, 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय के कारण भारत में घड़ियाँ सभी जगहों पर एक ही समय बताती है, यानी कि इसी के कारण भारत में समय एक ही समय बताता है। लेकिन कहने का मतलब है कि रात और दिन इसका समय अलग अलग होता है। पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे का होता है, यानी कि अभी अरुणाचल प्रदेश और कच्छ की रण के बारे में आपको बताए थे, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 घंटा का
अंतराल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं भारत तथा विश्व। अब भारत और विश्व के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत अपने प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, यानी कि हिंद महासागर जैसे ही भारत खत्म होता है हिंद महासागर शुरू हो जाता है, इसलिए हिंद महासागर के शीर्ष पर है। पश्चिमी तट पर यूरोपीय देश, दक्षिणी पश्चिमी एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशिया देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंधित स्थापित करने की सुविधा होती है। आगे देखते हैं हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थितियाँ एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है, यानी कि हिंद महासागर के साथ जैसा भारत की स्थिति है वैसा और किसी भी देश के साथ नहीं है, इसलिए इस महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। चित्र संख्या 1.3 में हम देख लेंगे। अभी आपको चित्र संख्या 1.3 दिखा रहे हैं। भारत जो है, अब आगे देखिए, भारत का विश्व के अन्य देशों में संपर्क। देखिए भारत का विश्व में अन्य देशों के साथ संपर्क क्या है, थोड़ा सा हाँ देखिए, भारत का विश्व के अन्य देशों में संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर में विशाल पर्वतमाला हिमालय, यानी कि हिमालय की जो चोटी है उसके द्वारा भी है, दर्रा के द्वारा भी है। दर्रा क्या होता है, दर्रा समझिए, यानी कि मान लीजिए कि ये क्या हो गया, समतल भूमि हो गई, इसके ऐसे ये क्या हो गया, पहाड़ हो गए, तो इसके बीच के अगर नदी आई और इसके बीच में रास्ता बना दी, ये समतल मैदान में बह रही है, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दर्रा बोलते हैं, दर्रा। और दर्रा का मतलब क्या है, दर्रा को हम कहते हैं कि दर्रा जो होता है दो पहाड़ों के बीच में, यानी दो पहाड़ों के बीच के रास्ता, दो पहाड़ों के बीच के रास्ता को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। दर्रा समझ में आ गया, यानी कि मान लीजिए कि फिर से देखिए, ये पहाड़ हो गया, इसके बीच में रास्ता बना लिया पानी, या फिर इसी दो पहाड़ों के बीच में रास्ता जैसे भी बनाओ, आदमी बनाया चाहे जो भी बनाया है, पानी बनाया, उसी को हम दर्रा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दर्रा भी कहा जाता है भारत के पश्चिमी मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ में अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशिया तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न अंगों तक पहुंच सका है। अब देखिए मलमल कपड़े क्या होते हैं, यानी कि मखमल के कपड़े की बात कर रहा है। अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों में निर्यात होता है। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देशों में विभिन्न भागों में देखने को मिलता है। यानी कि ये सारा क्या है, भारत की संस्कृति से ये सारी चीज़ें पता चलती है। अब हम चित्र संख्या 1.3 को देख लेते हैं, भारत के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए 1.3 है, ये चित्र संख्या 1.3 है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, चित्र संख्या 1.3 है। अब इसमें देखते हैं भारत कहाँ है। ये देखिए, ये रहा आपका भारत, प्यारा सा भारत हमारा, हिंदुस्तान हमारा है। झांसी की वो रानी थी, कैसे कहा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी की रानी थी, ऐसे एक शब्द होता है, पूरा याद नहीं आ रहा है। चलिए भारत के बारे में देखते हैं। भारत यहाँ पे स्थित है। भारत यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। ये भारत का विस्तार है। और ये देखिए इधर जो है, ये नीचे वाले भाग जो है, यहाँ पे देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला भाग ये क्या है, ये हिंद महासागर है। नीचे वाला भाग जो है ये हिंद महासागर है, यहाँ वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग हिंद महासागर है। और ये हमारा भारत हो गया, भारत, और ये हिंद महासागर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम
ये प्रशांत महासागर है। महासागर के बारे में आपको बतेबे की हैं कि 5 गो महासागर है, इसी में ये प्रशांत महासागर है। और अटलांटिक महासागर की हम बात करें, ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। पूछा जाता है कौन सा महासागर यह आकार का है, तो अटलांटिक महासागर लगभग इस आकार का है। और ये देखिए, ये महादेश कितने हैं, तो 7 बड़े महादेश भी है। अब देखिए, इसको देख लेते हैं इस विश्व के मैप में, और बहुत कुछ समझने वाला है। चलिए, ये हो गया। इधर क्या हुआ, हिंद महासागर हो गया, इधर प्रशांत महासागर हो गया, इधर हो गया अटलांटिक महासागर हो गया, ये हो गया आर्कटिक महासागर, ऊपर है अंटार्कटिका महासागर ऊपर है। ठीक है, ये 5 महासागर हो गए। और विश्व के महादेश को भी हम इसी मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करते हैं, नीचे करते हैं। देखिए, विश्व के महादेश, ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, ये एशिया महादेश है, ये एशिया महादेश हो गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है अफ्रीका महादेश, ये अफ्रीका महादेश हो गया। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो गया। उसके बाद में आते हैं तो अंटार्कटिका हो गया, ये ऊपर वाले भाग अंटार्कटिका होता है। और उसके बाद में अंटार्कटिका के बाद में होता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में यूरोप। इतने महादेश है, 7 महादेश है। देखिए कितना अजीब बात है, 7 महादेश भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान, भारत के 7 पड़ोसी देश, हम सब साथ साथ। फिर मिलेंगे कल एक साथ। चलिए, तब तक ले आप खुश रहिए, कहीं भी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई अपने करते रहिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कल आते हैं, जल्द ही मिलेंगे, आप सभी के बीच में आएंगे। और आप चलते चलते एक बात फिर से आप लोग को याद दिला दें, यदि आप इस वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर लाएं, ताकि इस पे पढ़ाई कैसे मिलती है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे आज इस क्लास में। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, और फिर हम मिलते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।